नमस्कार। माफ़ी चाहता हूँ कि थोड़ी देर हो गई, कनेक्शन में थोड़ी गड़बड़ थी, लेकिन अभी कनेक्ट हो गया हूँ। अ, आशा करता हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक आ रही है और ये स्लाइड जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये भी आप देख सकते हैं। मेरा चेहरा भी आप देख सकते हैं, ऐसा मेरी आशा है। थोड़ा कमेंट करेंगे, आप मुझे देख सकते हैं और सुन सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। मैं 1 मिनट वेट करता हूँ ताकि लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एक मैसेज मुझे दिख रहा है कि आप मुझे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं 1 मिनट और वेट करता हूँ, उसके बाद शुरू करता हूँ। मैं थोड़ा और वेट करने वाला हूँ और कुछ लोग आएंगे तो हम शुरू कर लेंगे। मैं थोड़ा और वेट करने वाला हूँ। ठीक है। कॉमरेड शमीम ने बोला है कि स्टार्ट करेंगे, तो अब स्टार्ट करेंगे। कॉमरेड्स, दोस्तों, आज महाराष्ट्र राज्य किसान सभा की ये जो फेसबुक लाइव प्रोग्राम है, इसमें भाग लेने में मुझे बहुत खुशी है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अजीत नवले को, अशोक ढवले को, जिन्होंने मुझे आज इस प्लेटफॉर्म में बात करने का अवसर दिया। आज मैं बात करने वाला हूँ कोविड की महामारी और भारत की अर्थव्यवस्था की जो संकट है, उसके बारे में मैं आपसे कुछ बात कहना चाहूँगा आज। अभी मैं कुछ अलग से करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमेशा जब फेसबुक लाइव करते हैं तो सिर्फ चेहरा दिखता है और बात करते हैं। आज मैंने थोड़ा एक नया सॉफ्टवेयर यूज करके एक साथ स्लाइड और चेहरा दोनों आप देख सकते हैं। इस तरह से मैंने उसकी उसका सेटिंग किया है। तो कुछ आंकड़े मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बीच में कुछ ग्राफ दिखाना चाहूंगा, लेकिन मैं उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा, सिंपल रखूंगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि भारत की अर्थव्यवस्था की जो आज की हालत है वो किस तरह की है और सरकार किस किस तरह की नीतियां जो है अपना रहा है।
तो मैं शुरू करता हूँ। ये भारत की जो अर्थव्यवस्था की जो बात हम करते हैं, तो मैं आज इसमें शुरुआत इससे करने वाला हूँ कि अ, ये जो कोविड की जो महामारी है, ये इस कोविड की महामारी की वजह से किस तरह की इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है हमारी अर्थव्यवस्था में आई है। एक तो मैं पहली बात ये कहना चाहूंगा कि ये जो कोविड की जो महामारी है, इस ये जो इसका जो आर्थिक व्यवस्था पे जो इम्पैक्ट होता है, वो बहुत हमने पिछले 100 साल में या उसके उसके पहले भी शायद हमने इस तरह की महामारी देखी नहीं है। और महामारियां तो देखी है लोगों ने, लेकिन महामारी की जो इम्पैक्ट है अर्थव्यवस्था पे, इस तरह की जो इम्पैक्ट जो है वो हमने बहुत कम देखा है हिस्ट्री में। तो एक पहली बात यह है कि एक बाह्य धक्का है, हम इंग्लिश में इसको एक्सोजेनस शॉक बोलते हैं, क्योंकि ये हमने 2007 या 2008 में हमने देखा कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब हुआ, तो वो स्टॉक मार्केट की जो प्रक्रिया है उसके वजह से वो संकट आया। कभी कभी ये संकट आता है कि जो डिमांड की जो कमी होती है या मांगनी की जो कमी होती है अर्थव्यवस्था में, उसके वजह से कभी कभी क्राइसिस होता है। और कभी कभी क्या होता है, पुरवठा सप्लाई की जो कमी होती है, उसके वजह से कभी कभी क्राइसिस हो जाता है। या तो फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, या डिमांड का मांगनी का क्राइसिस होता है, नहीं तो पुरवठा, नहीं तो सप्लाई का क्राइसिस होता है। लेकिन ये जो पहली बार हम देख रहे हैं, महामारी की जो हालत हम देख रहे हैं, इसमें ये सब एक साथ आ गए हैं। डिमांड कम हो गया है, उसके साथ साथ सप्लाई भी कम हो गया है, और उसके साथ साथ बाकी फाइनेंशियल मार्केट में प्रॉब्लम चल रहा है। उसके एक्सपोर्ट कम हो गई है, ये तो एक्सटर्नल सेक्टर प्रॉब्लम में आ गया है। रेमिटेंस जो है आता है, बाहर से लोग काम करके हमारे देश में पैसा भेजते हैं, उसमें कमी आ गई है। तो अलग अलग प्रॉब्लम जो है एक साथ एकजुट कर हमारे सामने आके खड़े हुए हैं। ये महामारी की जो स्पेशलिटी है वो यही है। हर एक बार जब डिमांड कम होता है, हर एक बार जब मांगनी कम होती है, उसके साथ साथ सप्लाई भी अफेक्ट होता है। क्योंकि डिमांड जब सप्लाई होता है सप्लाई डिमांड जब जब कम होता है, लोग सप्लाई करना भी कम कर देते हैं। उसके साथ साथ दुकानदार स्टॉक नहीं रखता है, फैक्ट्रियां प्रोडक्शन नहीं, उत्पादन नहीं करती है। उसके वजह से डिमांड एक बार गिर गया तो उसके साथ साथ सप्लाई भी गिरने लगता है, और सप्लाई एक बार गिरने लगता है कि उसके साथ साथ डिमांड भी, मांगनी भी कम होनी शुरू होती है। क्यों? क्योंकि सप्लाई जब कम होती है, प्रोडक्शन उत्पादन कम होता है, उत्पादन कम होता है तो कम लोगों को काम में रखा जाता है, और कम लोगों को वेतन मिलता है। और वो वेतन जो अर्थव्यवस्था में जो स्पेंडिंग करते हैं, खर्च करते हैं, उसमें कमी आ जाती है। उसकी वजह से एक बार फिर से मांगनी या डिमांड कम हो जाती है। तो ये मांगनी और पुरवठा और डिमांड और सप्लाई की जो रिलेशनशिप है, एक बार डिमांड कम होता है तो उसके बाद सप्लाई कम होता है, सप्लाई कम होता है तो फिर से एक बार डिमांड कम होता है। तो ये एक साथ ये दोनों चीजें होती है, और उसके वजह से अर्थव्यवस्था पे बहुत भारी संकट आ जाती है। ये एक इसकी जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, आर्थिक परिणाम है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्वरूप है। ये मैं पहली बात आपके सामने रखना चाहूंगा। दूसरी बात मैं आपके सामने ये रखना चाहूंगा, दो अलग बातें मैं इसके साथ आपके सामने रखना चाहूंगा। वो ये है कि आपने सुना होगा कि जब जो कोविड का, कोरोना का जो कर्व है, जो जो ग्राफ है, उसको हमको हमको जल्द से जल्द फ्लैटन करना है। फ्लैटन करने का मतलब यह है कि कोरोना का ग्राफ, जो कितने लोग इन्फेक्शन हुए हैं, कितने लोगों, कितने केस हुए हैं, उसका जो नंबर जो है वो बढ़ता जाता है, और एक समय पे वो एक टॉप पीक पोजीशन पे आ जाता है, टॉप पोजीशन पे आ जाता है। उसके बाद वो बढ़ता नहीं है, उसके बाद वो थोड़ा गिरना शुरू होता है। वो पोजीशन तक जाना बहुत जरूरी होता है। अगर हम उस पोजीशन तक जल्दी जल्दी नहीं पहुंच के, जल्दी जल्दी हमने कर्व को फ्लैटन नहीं किया इन्फेक्शन का, तब तक हमारे अर्थव्यवस्था में लॉकडाउन बना रहेगा। और जब तक लॉकडाउन बना रहता है, तब तक अर्थव्यवस्था का जो रिवाइवल होता है वो हम शुरू नहीं कर पाएंगे। तो
अगर आर्थिक व्यवस्था में आपको रिवाइवल आपको चाहिए, तो आपको जल्द से जल्द जो है ये महामारी की जो रेशा है, जो कर्व है, उसको सपाट जो बोलते हैं मराठी में, फ्लैटन करना है। अगर जल्द से जल्द, जितना डिले हम इस पे करते हैं फ्लैटन करने का, उतना ही डिले अर्थव्यवस्था की रिवाइवल जो है उस पे भी आ जाती है। तो एक पहली बात यह है कि अगर हमको इकोनॉमी को रिवाइव करना है, तो हमको कोरोना को जल्द से जल्द करते आना है। वो पहली बात। दूसरी बात यह है, जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता है, जब तक लॉकडाउन रहता है, आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि सरकार आके अर्थव्यवस्था में बहुत सारा पैसा खर्च करके अर्थव्यवस्था में जो मांगनी है, जो डिमांड है, उसको उठाने की कोशिश करे। वो भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सप्लाई जो है बंद पड़ी है, फैक्ट्रियां बंद पड़ी है, ट्रांसपोर्ट बंद पड़ी है, ट्रेन नहीं चल रहा है, फ्लाइट बहुत कम चल रहे हैं। तो ये जो उत्पादन अगर नहीं होता है, और उत्पादन को अगर हम हमारे ट्रांसपोर्ट या लॉजिस्टिक्स सिस्टम्स को यूज करके हम एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं पहुंचा पाएंगे, तब तक ये लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा पहुंचाने का भी कोई फायदा नहीं होता है। क्योंकि लोगों के पास पैसा तो आ जाएगा, सिर्फ उसको सेव करके रखेंगे, बैंक में डाल के रखेंगे, क्योंकि खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि खर्च करने के लिए उत्पादन मार्केट पे आया ही नहीं है, क्योंकि सप्लाई बंद पड़ा है। तो जब तक लॉकडाउन बंद नहीं होता है, तब तक जो है हम डिमांड बढ़ाने का काम जो है, सरकार का खर्च ज्यादा करने का जो काम है, वो भी पूरी तरह से शुरू नहीं कर पाएंगे। तो पहली बात यह है कि हमको कर्व को फ्लैटन करना है, सपाट करना है। दूसरी बात यह है कि उसके बाद ही हम कुछ एक डिमांड स्टिमुलस जो बोलते हैं अंग्रेजी में, उस तरह का मांगनी बढ़ाने का, सरकार खर्च करके मांगनी से जो बढ़ाते हैं, मांगनी को बढ़ाते हैं, वो काम भी सरकार ठीक तरह से शुरू नहीं कर पाती है। वो एक दूसरी एक दो 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 अलग मुद्दे जो है मैं यहाँ पे आपके सामने रखना चाहूंगा। और अगली बात मैं ये आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमारे बीच में बहुत चर्चा इस बात पे होती है कि लॉकडाउन आवश्यक है कि नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि लॉकडाउन बेकार है, लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं होता है, लॉकडाउन के वजह से सिर्फ लोगों को दुविधाएं आती है। दूसरी जगह पे लोग बोलते हैं कि लॉकडाउन की बहुत ही जरूरत है, अगर लॉकडाउन नहीं है तो हम लोग ये महामारी को कंट्रोल पे, काबू पे नहीं कर पाएंगे। मैं मेरा मानना ये है, और साइंटिस्ट लोगों का भी, वैज्ञानिक लोगों का भी ये मानना है कि लॉकडाउन की जरूरत है, लॉकडाउन आवश्यक है, हो सकता है। लेकिन, ये लेकिन बहुत बड़ा लेकिन है, लेकिन दो चीजें बहुत जरूरी है जब आपके पास लॉकडाउन है। लॉकडाउन जब होता है, आपको ये कोशिश करने की जरूरत है कि आप लॉकडाउन से क्या फर्क पड़ता है? इन्फेक्शन का जो जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है, उसको हम स्लो करते हैं। इन्फेक्शन को बढ़ने की जो ताकत है, उसको हम स्लो डाउन करते हैं, कमी करते हैं। ताकि, क्यों कमी करना है? हम ये बिल्कुल मत समझिए कि अगर ऐसे कम करेंगे तो बाद में कभी कोरोना नहीं आएगा, कोरोना की इन्फेक्शन की बढ़त कभी नहीं होगा, कोई कोरोना ऐसा जाएगा नहीं। ये कमी हम इसलिए बोल रहे हैं, अगर ये इन्फेक्शन पे ये कमी होती है, तो हम हमारे वो 1 महीना या 2 महीना, जो 3 महीना जो टाइम मिलता है लॉकडाउन का, वो टाइम यूज करके हमारे हॉस्पिटल के बेड जो है वो बढ़ाने की जरूरत है, क्वारंटाइन की जो फैसिलिटी है उसको बढ़ाने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टरों की जरूरत रेडी करने की जरूरत है, नर्स लोगों की जरूरत है, वेंटिलेटर की जरूरत है, ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है। ये सब हमको लाखों लोगों के लिए जो जरूरत पड़ेगी लॉकडाउन बंद होने के बाद, वो तैयार करके रखने के लिए हमको ये लॉकडाउन की पीरियड जो है उसका इस्तेमाल करनी चाहिए, इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन के पीरियड पे लोगों के पास काम नहीं रहेगा, खाने के लिए चीज नहीं रहेंगे, आवश्यक साधन नहीं रहेंगे, तो सरकार को एक सार्वजनिक रूप से एक आर्थिक सहाय पैकेज जो है, इसकी घोषणा करनी चाहिए। ये पैकेज के अंतर्गत लोगों के पास कुछ पैसा खाने के लिए जो आवश्यक धान सब्जी वगैरह जो चीज है, वो लोगों के पास रहे। ये सब, और ज्यादा से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड ना हो,
और ये दुकान और फैक्ट्री जो है बंद ना पड़े, ये सब कोशिश जो है हमको इसके साथ इसी टाइम पे करने की जरूरत था कि जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब हम उस टाइम पे हम सभी लोगों को वापस काम में ला सकते हैं, और जो जिनकी नौकरियां जाएगी, जितने लोगों की नौकरियां जाएगी, उसको कम से कम करके रखने की कोशिश हम कर सकते हैं। तो ये दो चीज जो है लॉकडाउन के टाइम पे करने की जरूरत है, नहीं तो लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। लॉकडाउन अगर, ये सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण हम यहाँ पे देख सकते हैं केरल का। केरल ने ये दोनों चीज की। केरल ने ये कोशिश की कि जब लॉकडाउन है, आप पूरे, सरकार जो है पूरे काम पे निकल जाइए, ज्यादा लाखों के पैमाने पे हॉस्पिटल बेड, डॉक्टर, नर्स, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सब तैयार रखे, ताकि बाद में जब बढ़ेगा, लॉकडाउन लिफ्ट करने के बाद जब बढ़ेगा, सरकार और समूह जो है उसके लिए तैयार रहेगा वो चैलेंज को मीट करने के लिए। दूसरी बात, केरल ने 20,000 कोटी रुपए का एक एक आर्थिक सहाय पैकेज का की घोषणा की। उसके उसके अंतर्गत हमारे मुख्यमंत्री कॉमरेड पिनराई विजयन ने ये बोला कि केरल का एक भी आदमी जो है इस लॉकडाउन के टाइम पे भूखा नहीं रहेगा। तो पंचायतों ने, नगर पालिकाओं ने, सरकार की डिपार्टमेंट्स ने एक कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा घरों में खाने की चीज जो है पहुंचाई जाए। पंचायतों में कम्युनिटी किचन खोला जाए, ताकि कोई भी आके खा के जा सकता है। इस तरह की जो और फूड किट, खाने की जो किट है, थोड़ा धान, थोड़े पल्सेस, थोड़े दाल, ये सब जो है एक साथ जुड़ के एक पैकेट बना के घर पे पहुंचा देना, ताकि लोग लॉकडाउन के टाइम पे ठीक रहे। उनकी जो अवस्था है, उनकी जो हेल्थ की अवस्था है, उनकी जो न्यूट्रिशन की अवस्था है, वो ज्यादा खराब ना हो। ये लॉकडाउन के पीरियड पे करने की जरूरत है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लॉकडाउन चाहिए, लेकिन लॉकडाउन के पीरियड पे आपको कुछ काम करने चाहिए। ये काम क्या इंडिया में हुआ है, भारत में हुआ है? भारत में ये हुआ है। लॉकडाउन हुआ भारत में, दुनिया की सबसे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, सख्त तरीके से लॉकडाउन का प्रयोग किया गया। लेकिन क्या सरकार ने टेस्टिंग बढ़ाए? क्या सरकार ने डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई? क्या सरकार ने नर्सों की संख्या बढ़ाई? क्या सरकार ने हॉस्पिटल में जितने बेड हैं, क्वारंटाइन सेंटर है, उसके उसके नंबर बढ़ाए? ये सब अगर हम देखेंगे, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब सरकार ने मार्च 25 को लॉकडाउन की शुरुआत की, मार्च गया, अप्रैल गया, मई गया और जून आया। जून के मध्य तक, जून के मिडिल तक, जून के 15 तक सरकार ने जितना टेस्ट करना चाहिए कोविड का, उसको सिर्फ बहुत ही कम रखा। सरकार सिर्फ जून और जुलाई में ही जितने कोविड टेस्ट करते हैं उसको बढ़ाने की, उसको बढ़ा पाई। तो इसकी वजह से क्या हुआ? मार्च गया, मई गया, मार्च गया, अप्रैल गया, मई गया, जून का आधा गया। इतना टाइम जो है लॉकडाउन पीरियड जो है, सरकार हमारी स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ाने के लिए कुछ भी काम ठीक से हमारे देश पे नहीं कर पाई। कुछ राज्यों ने किया है, केरल जैसे कुछ राज्यों ने किया है, ये मैंने ऐसा नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार की बात देखें और ज्यादा से ज्यादा राज्य सरकारों की बात हम देखें, तो ये सुविधाएं वो लोग बना नहीं पाए। दूसरी बात, सरकार, मैं उस बात पे मैं लास्ट में आऊंगा, लेकिन अभी से एक छोटी बात उस पर बताना चाहूंगा कि एक आर्थिक सहाय का जो पैकेज है, आर्थिक पैकेज जो सरकार ने घोषण किया, केंद्र सरकार ने, वो भी बहुत कम वाला एक पैकेज था, बहुत छोटा एक पैकेज सरकार ने अनाउंस किया। बहुत सारे लोग भूखे गए। माइग्रेंट लोगों की हालत आपको पता ही है, मैं आपको ज्यादा यहाँ पे बोलना नहीं चाहूंगा। लाखों लोग सड़क पे आ गए घर जाने के लिए। 100 या 200 से ज्यादा लोग सड़क पे मर गए। ये जो अवस्था है, ये सरकार की आर्थिक पैकेज बहुत कम होने की वजह से, ना होने की वजह से हुआ है। अगर ये आर्थिक पैकेज मार्च में ही उसकी घोषणा कर दी होती है, अच्छा एक बड़ा वाला पैकेज, और लोगों तक खाना वगैरह पहुंचा दिया होता, और तो लोगों के ऊपर एक विश्वास बढ़ता सरकार के ऊपर, और विश्वास के ऊपर लोग
अटके रहते एक जगह पे कि एक चलिए सरकार हमारे लिए कुछ कर रहा है, हम ये जब खत्म होएगा तब हम घर जा पाएंगे। लेकिन वो विश्वास जो है ये सरकार लोगों पे नहीं जता पाई। उसकी वजह से लोग घर जाना शुरू किए और बहुत सारी मौतें जो है रास्ते में ही हमको देखने के लिए मिले, ये आपको पता ही है। तो लॉकडाउन जरूरी है, जरूरी हो सकता है, लेकिन सरकार को भी उस बीच में काम करने की जरूरत है। मैं आपको एक छोटा ग्राफ दिखाता हूं, उस पे उससे आपको पता चल जाएगा। ये रोज नवीन कोविड केस जो है कितने होते हैं, कितने हैं, उसकी एक नंबर है। आप देखिए भारत जो है अभी ये सबसे ऊपर है आज। ये सितंबर 6 कल तक की आज और कल तक की आंकड़े हैं। ये आप देख सकते हैं कि आज दुनिया में हर दिन जितने नए कोविड केस आते हैं सबसे ज्यादा भारत में होती है। 80,000 से ज्यादा केस एक दिन भारत में रिकॉर्ड किए जाते हैं। अभी आप ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ देखेंगे, ये मार्च, अगर आप ये यहाँ पे देखेंगे, मार्च हुआ, अप्रैल हुआ, मई हुआ और जून हुआ। जून तक हमारे देश में प्रतिदिन जो है 10,000 केस के ऊपर नहीं गए। आपको लगता होगा कि जून तक कोविड के केस जो है हमारे देश में कम रहा। ये बिल्कुल नहीं, ये बात नहीं है। हमारे देश में टेस्टिंग कम होने की वजह से, बहुत कम टेस्ट एक प्रतिदिन करने की वजह से हम लोग जितने लोग इन्फेक्टेड हैं उसका करेक्ट एक आंकड़ा जो है हम निकाल नहीं पाए। उसके वजह से हमारा नंबर, टोटल नंबर ऑफ केसेस जो है, कोविड केस जो है वो 10,000 से कम प्रतिदिन रहा। लेकिन जून के बाद टेस्टिंग बढ़े, टेस्टिंग के नंबर बढ़े, तब देखिए ये कोविड का केस भी उसके साथ साथ बढ़ता गया और आज काफी टेस्टिंग हो रहा है और उसके साथ साथ हम 80,000 तक पहुंच गए हैं प्रतिदिन। अमेरिका देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका, उन लोगों ने यहां तक कभी कभी जून के एंड में या जुलाई में ही उन लोगों ने वो पीक जो है, सापट जो है वहां तक पहुंच गए और उसके बाद वो नीचे गिरना शुरू हुए। अब हम ऊपर जाना, हमारी हमारी ऊपर की जो यात्रा है वो शुरू हुई है, जो आप देख सकते हैं। आज दुनिया में 3 देश जो है सबसे ऊपर है प्रतिदिन केस में। भारत, उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी; अमेरिका, प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप; ब्राजील, प्रधानमंत्री बोल्सोनारो। okay? तीनों तीनों राइट विंग कंजर्वेटिव लोग हैं और तीनों देशों में जो है आप देख सकते हैं कि आज दुनिया में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पे इन लोगों की देश जो है खड़ी है। तो लॉकडाउन की वजह से क्या हमको कुछ बेनिफिट हो पाया है? ये ग्राफ हमको सीधा बताता है कि लॉकडाउन की जो मार्च, अप्रैल, मई और जून जो है हमने पूरा वेस्ट कर दिया और हमने बेकार में पूरी अर्थव्यवस्था को बंद करके रखा। और काफी टेस्ट अगर उसी टाइम पे हमने कर दिया होता तो हम जून जुलाई तक हम कर्व को ऊपर तक लेके जाते और वहां से नीचे जाना हम शायद हमारी नीचे की जो यात्रा है वो शुरू हो सकती थी। ये इस ग्राफ में वो नहीं हो पाई। ये दूसरी बात, ये देखिए आप, ये कितना टेस्ट होते हैं रोज कोविड की, टेस्ट जो है, चाचनियां जो है कितनी होती है उसका नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे। भारत, यहाँ देखिए भारत इधर पड़ा है, प्रति मिलियन, प्रति 10 लाख लोगों की जो नंबर है, ये आप देख सकते हैं कि ये भारत ये अभी यहाँ पे है। लेकिन जर्मनी देखिए कहाँ है, अमेरिका देखिए कहाँ है, इंग्लैंड देखिए कहाँ है। ये सब जो है भारत से सबसे ऊपर है, लेकिन हम जो है अभी भी इतने कम पे पड़े हैं। हम अभी भी काफी टेस्ट जो है एडिक्वेट नंबर जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने अभी भी है। मैं आता हूं भारत की अर्थव्यवस्था पे। अभी हमने ये बात की कि कोविड की जो बात है, हम कोविड जब तक काबू पे नहीं आता, अर्थव्यवस्था भी शायद लॉकडाउन की जो अवस्था है वो बनी रहेगी। उसकी वजह से हम रिवाइवल की बात ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी मैं अर्थव्यवस्था के बारे में आऊंगा, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि कोविड आने के पहले हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी हालत क्या थी। ये बोलने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि
आपने सुना होगा कि निर्मला सीतारामन ने 2 दिन पहले बोला कि कोविड जो है एक एक्ट ऑफ गॉड है, भगवान ने बनाया है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये सही बात है। लेकिन कोविड कोविड के उनका बोलना यह था, मानना यह था कि कोविड के बाद जो आर्थिक संकट हमारे सामने आके खड़ी हुई है, वो भगवान ने दिया है, भगवान की वजह से हुआ है, हमने नहीं बनाया है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये बिल्कुल गलत है। कोविड के पहले ही भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत बड़ी एक संकट में आ गई थी, संकट में थी। मैं ये बोलना चाहूंगा आज कि बहुत सालों से ही भारत की अर्थव्यवस्था जो है संकट में है। बार बार जो सरकारें आई हैं उन लोगों ने इस बात को नहीं माना है, और मैं आंकड़ों के साथ अभी आपके सामने ये रखना चाहूंगा। ये भारत का ग्रोथ रेट है, ग्रॉस वैल्यू एडेड जो बोलते हैं, उसका ग्रोथ रेट है। अगर आप देखेंगे तो ये 2004 या 5 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आगे जाइए, ये 1 साल छोड़िए, यहाँ तक आइए, ये करीब 8 या 10% तक हमारी ग्रोथ रेट उस टाइम पे थी। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, 2004 से 2011 की हम बात देखेंगे तो हमारी जो सरासरी वृद्धि है, वृद्धि की जो दर है वो करीब 8 से 10 प्रतिशत तक थी। लेकिन ये देखिए, ये 2016 है। 2016 से अगर आप देखेंगे, यानी कि 4 साल की पहले की बात, 2016 से हम देखेंगे तो ये देखिए, 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020, ये बिल्कुल ही 2-4 सालों से बिल्कुल ही ये जो अर्थव्यवस्था का जो वृद्धि का जो दर है वो पूरी तरह से गिर रहा है। अगर ये आप देखेंगे, कोविड के पहले का क्वार्टर हम देखेंगे, कोविड के जस्ट पहले का क्वार्टर हम देखेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था जो 8 और 10% तक वृद्धि थी, उस वृद्धि का दर था उसका, वो आज हम 3% तक आके रुक गए थे। कोविड के पहले ही, कोविड शुरू होने के पहले ही हम 3% तक आके रुक गए थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मिनिमम 4 या 5 साल के पहले से ही हमारी जो अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि का जो दर है वो कम होना शुरू हो गया था। ये बात नहीं, ये 2016 से मैं बात कर रहा हूं, लेकिन उसके पहले से ही कुछ शुरू हुआ है, उस पे मैं अभी आना चाहूंगा। ये जो 2016 से ही जो वृद्धि का दर कम होना शुरू हुआ, वो पूरी तरह से सही नहीं है। मेरा मानना यह है, और बहुत सारे लोगों का भी ये मानना है, कि उसके पहले से ही वृद्धि कम होना शुरू हो गया था। 2016 से नहीं, 2011 से ही, 2012 से ही हमारी वृद्धि का जो दर है वो एक्चुअली कम होना शुरू हो गया था। ये जो है जीडीपी के जो निर्वचन जो है, या उसमें जो बदलाव लाए गए मोदी सरकार आने के बाद, उसके वजह से हमको लगा नहीं कि उसके पहले से ही उसकी वृद्धि कम हो रही है। ये बात मैं आपको समझाने के लिए कुछ और आंकड़े आपके सामने रखता हूं। ये देखिए, ये इन्वेस्टमेंट रेट है, कितना निवेश होता है, कितना पूरा देश में पूरा निवेश जीडीपी का एक परसेंटेज होके कितना होता है, उसका एक रेट है। और उसके साथ साथ मैं यहां दे रहा हूं दूसरा एक ग्राफ, वो सेविंग्स का है, जितना बचत होता है हमारे देश में। जो बचत होता है वही तो निवेश होता है। जो निवेश ज्यादा होने से बचत भी बढ़ जाती है, और बचत ज्यादा होने से निवेश भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो बात है, ये जो निवेश और बचत की जो रिलेशन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर जो है बढ़ता है, तो हमेशा उसके साथ साथ निवेश का जो दर है वो भी बढ़ता है, बचत का जो दर है वो भी हमेशा बढ़ता है। लेकिन भारत में हम अगर आप देखेंगे तो ये जो 2004 से शुरू होके 2011 तक अगर आप देखेंगे तो बचत और निवेश का जो दर है वो बढ़ रहा था, क्योंकि उसके साथ साथ जीडीपी बढ़ रहा था, सही बात है। लेकिन उसके बाद 2011 के बाद अगर आप देखेंगे तो ये कम होना शुरू हुआ, बचत और निवेश दोनों कम होना शुरू हुआ। और आप देख सकते हैं कि तब से ही एक हमारा निवेश का जो दर है वो करीबन 40% तक था एक टाइम पे 2011 में। आज वो कम होके करीब 30%, 10% तक, 40% से 30% तक वो कम हो गया है। तो ये पिछले 2011 मतलब करीबन 10 साल पहले, करीबन 9 साल पहले तक, 9 साल पहले से ही अर्थव्यवस्था की
कि ये आज की जो संकट है वो शुरू हो गई थी। निवेश का दर और बचत का दर दोनों 2011 से ही गिर रहे थे, और जीडीपी जो है 2016 से ही जो गिर रही थी वो सही है, लेकिन अन्य जो इंडिकेटर है वो जो है वो उसके पहले से ही गिरना शुरू हो गया था। ये भी यही बात नहीं, मैं और भी बताना चाहूंगा। ये देखिए, ये एक्सपोर्ट जो है, निर्यात जो है, उसका मूल्य जो है वो जीडीपी में कितना है उसका वाटा, ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं। ये भी यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये 2011 तक की बात है। 2004 से 2011 तक काफी बढ़ रहा था, काफी बढ़ रहा था हमारा एक्सपोर्ट, निर्यात। हाँ, लेकिन उसके बाद 2011 के बाद देखिए, वो पूरा एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट का जो जीडीपी का परसेंटेज है वो देखिए कितना कम हुआ। 2011-12 के बाद ही ये कम होना शुरू हुआ। उसके साथ साथ उसका ग्रोथ रेट भी देखिए कभी कभी माइनस पे भी गया है। ये माइनस गया, ये भी माइनस गया, ये बहुत कम है। तो 2011-12 के बाद हमारे निर्यात का जो वृद्धि का जो दर है वो भी काफी कम होना शुरू हो गया था। ये देखिए, अलग एक आंकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूं। ये है हमारी हमारी जो पटपुरवठा जो उसका जो दर है। हमारे बैंकें जो है हमारे देश के अंदर कितना क्रेडिट दे रहे हैं, कितना कर्ज जो है दे रही हैं लोगों को, कंपनियों को। ये जो है उसका ग्रोथ रेट है, उसका वृद्धि का दर है। ये देखिए, ये 2004 है, ये 2011 है। 2004 से 2011 तक जो वो बढ़ी, और 2011-12 के बाद देखिए कितनी बड़ी पैमाने पे हमारी क्रेडिट जो है तो बैंक जो देते हैं उसकी वृद्धि जो है गिर रही है। कि आज हम 2004 से भी कम आज खड़े हैं इसकी वृद्धि के दर के, अगर दर हम देखेंगे तो मैं तीन बातें मैंने बोली। एक तो वृद्धि का दर पहले से ही गिर रहा था, उसके साथ साथ निवेश का दर, बचत का दर ये गिर रहा था, उसके साथ निर्यात, एक्सपोर्ट का जो शेयर है वो भी गिर रहा था, उसके साथ साथ क्रेडिट सप्लाई, कर्ज जो बैंकें देती हैं वो भी जो है कम होता जा रहा था। तो हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था है पिछले 9 या 10 साल से बहुत बड़ी एक संकट में थी। यूपीए 2 के आखिरी 3 साल, और नरेंद्र मोदी के पहले 5 साल, और नरेंद्र मोदी के अगले 1 साल, नरेंद्र मोदी के 6 साल और कांग्रेस के 3 साल, ये तीन सब मिला के 9 या 10 साल अगर आप देखेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था की जो संकट की जो अवस्था है वो तब से शुरू हो गई थी। और उसके वजह से जब कोविड आया और उसके वजह से जो आर्थिक संकट आया, उसको वो जब आया तो उसको फेस करने के लिए हम बहुत दुर्बल थे, हमारे पास बल बहुत कम था, हम बहुत वल्नरेबल थे। हमारी इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत वल्नरेबल हो गई थी उस टाइम पे। और पूरी तरह से जो है वो उसकी दुर्दशा जो है वहां से शुरू हो गई। ये जो बात मैं बोल रहा हूं, इतनी अर्थव्यवस्था की जो बातें मैंने अभी तक बोली, अर्थव्यवस्था का वृद्धि का दर, बचत का दर, निवेश का दर, निर्यात का दर, क्रेडिट का, कर्ज का दर, ये सब गिर रहा था। तो लोग जो जैसे रहते हैं उस पर तो असर हुआ होगा, लोगों के जीवन में तो उसका असर हुआ होगा। सिर्फ दो चीज मैं आपके सामने रखूंगा। ये है हमारी बेरोजगारी का दर। हमारी बेरोजगारी का जो दर था ये 2004 और 2011 अगर आप देखेंगे तो करीबन 2% था, ज्यादा नहीं था, 2% हमारी बेरोजगारी का दर। लेकिन ये 2017 है और ये 2018 है। ये 2017 देखेंगे तो 2% से बेरोजगारी का जो दर है वो 6% तक जाके बैठ गया। ये जो मैंने अभी तक जो बात बोली उसकी आउटकम है, उसकी वजह से ये हुआ है। कितनी रोजगारी जो है हमारे देश में नया हम क्रिएट कर पा रहे हैं वो बिल्कुल गिर गया। और हमारी बेरोजगारी का जो दर है वो 2% से 6-6.5% तक चला गया। कोविड के पहले ही, कोविड के बाद नहीं, कोविड के पहले ही हमारी जो बेरोजगारी है इतनी बड़ी पैमाने पे गिर गया था। उसके साथ साथ हमारी कितने दरिद्र लोग हैं हमारे बीच में, पूरे पॉपुलेशन में, पूरे पॉपुलेशन में कितने लोग दरिद्र जो है माने जाते हैं, वो भी अगर आप देखेंगे तो ये गिर रहा था।
ये 2011 है, ये जो ब्लू लाइन जो देख रहे हैं ये 2011 है। ये 2011 और 2017-18 जो आप देखेंगे तो देखिए फिर से हमारे देश में पॉवर्टी जो है, दारिद्र्य जो है वो बढ़ना शुरू हुआ फिर से। ये जो बढ़ना शुरू हुआ ये ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में हुआ, शहरी इलाकों में उतना नहीं हुआ, वो थोड़ा कम भी हुआ, लेकिन ग्रामीण इलाकों में, और ग्रामीण और शहरी इलाके दोनों मिला के जब देखेंगे तब भी दारिद्र्य का जो दर है, पॉपुलेशन का जो शेयर है, कितने लोग गरीब हैं, वो जो देखेंगे तो वो भी इस जमाने पे बढ़ गया। तो पूरी इकोनॉमी दुर्दशा पे आ गई थी, उसके साथ साथ हाँ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा और पॉवर्टी भी बढ़ी। जो यानी कि जब कोविड आया हमारी देश की अर्थव्यवस्था की जो संकट है वो पूरी तरह से बनी हुई थी, और जो 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 ऑलरेडी एक वीक इकोनॉमी, वीक अर्थव्यवस्था हमारे पास थी, उसको पूरी तरह से हलचल कर दिया कोविड के साथ साथ। इस बीच में सरकार क्या कर रही थी? सरकार को क्या करना चाहिए इस टाइम पे? कोविड के पहले की बात कर रहा हूं। सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा खर्च करके डिमांड जो है उठाने की जरूरत है। जब डिमांड उठेगा तब लोग ज्यादा से ज्यादा खर्च करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सामानों की जो मांगनी है, डिमांड है, वो बढ़ना शुरू होगा और उसके वजह से अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि आ जाएगी। लेकिन सरकार ने क्या खर्च किया इकोनॉमी पे? ये देखिए, भारत सरकार ने जितना उस इनकी केंद्र सरकार की जो खर्च है उसका जीडीपी में कितना वाटा, कितना परसेंटेज है, ये पूरा एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट का जीडीपी में क्या शेयर है उसका, अगर आप देखेंगे, देखिए 2011 के आसपास हम यहाँ पे थे खर्च के तौर पे, लेकिन वहां से सरकार का जो खर्च, जीडीपी का जो शेयर है वो गिरना शुरू हुआ 2011 से ही। अभी आप देखिए यहां तक आके हम पहुंच गए, ये भी गिर। तो सरकार ने पिछले 9 कांग्रेस की सरकार ने और मोदी की सरकार ने बिल्कुल ही ये कोशिश नहीं की कि जब अर्थव्यवस्था की वृद्धि का दर नीचे जा रहा था कि हम ज्यादा से ज्यादा खर्च करें, लोगों की मांगनी बढ़ाएं और उस तरीके से हम अर्थव्यवस्था में वृद्धि लाएं। वो बिल्कुल वो काम दोनों सरकारों ने, तीनों सरकारों ने, मोदी के 2 सरकार और कांग्रेस की सरकार, इन लोगों ने कोई भी काम इस डायरेक्शन पे नहीं किया। इसकी वजह से हमारी एक दुर्दशा जो है कोविड के आने के पहले हमारे देश में ऐसा आ गया है। फिर कोविड आया। कोविड आने के बाद क्या हुआ? कोविड आने के बाद अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी दुर्दशा हमारी अर्थव्यवस्था में हुई। अर्थव्यवस्था में पहली बार आपको तो पता ही है, ये उसका सबसे बड़ा एक असर जो है वो कृषि की इलाके में पड़ा। कृषि के इलाकों में पूरी तरह से सप्लाई जो है, पूरा ट्रक बंद हो गया, मार्केट बंद रहे, एपीएमसी के मंडी बंद रहे, ट्रेडर लोग काम नहीं कर रहे थे, मंडियां बंद रही या खुली है तो सिर्फ 2 या 3 दिन खुली रही हफ्ते में। ट्रक नहीं मिल रहे थे लोगों को, ट्रक है तो ट्रक के ड्राइवर नहीं थे, क्योंकि ड्राइवर लोग माइग्रेंट वर्कर थे, वो लोग घर चले गए थे। अगर ड्राइवर और ट्रक है तो सड़क में पुलिस पकड़ के उसको बैठ जाता था और उसको छोड़ता नहीं था। उसके वजह से एक टाइम पे एक जगह से दूसरी जगह तक सामान नहीं पहुंच रहा था, पूरा सप्लाई चेन गड़बड़ हो गया। तो प्रोक्योरमेंट का प्रॉब्लम हुआ, ट्रेडर लोग नहीं रहे, ट्रक नहीं मिल रहे थे, ट्रक है तो ट्रक ड्राइवर नहीं है, ट्रक है और ट्रक ड्राइवर है तो रास्ते में पुलिस पकड़ लेगा। मई महीने की एक आंकड़े एक आंकड़ा हमारे पास है कि भारत के पूरा हाईवे अगर आप देखेंगे तो 5 लाख ट्रक जो है वो अलग अलग जगह पे पुलिस ने पकड़ के रखा था, और एक जगह पे दूसरी जगह तक नहीं जा पाएंगे। सरकार ने ये बोला था कि हम एसेंशियल सर्विस, आवश्यक सर्विस जो है हम खुला रखेंगे लॉकडाउन के तौर पे भी, लेकिन ये बिल्कुल ऑन द ग्राउंड नहीं हुआ। उसकी वजह से पूरी तरह से हमारी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, लॉजिस्टिक सिस्टम है, ट्रेड सिस्टम है, मार्केटिंग सिस्टम है, पूरी तरह से गड़बड़ में आ गया, पूरी तरह से टूट गया, यही हम बोल सकते हैं, टूट गया। इसकी वजह से किसान जो है, मैं ग्रामीण इलाके से शुरू कर रहा हूं, किसान जो है बिल्कुल ही ये उनका सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह तक लेके नहीं जा पाया। ये एक बहुत बड़ी संकट उसके सामने आके खड़ी हो गई। सबसे बड़ा किसान के ऊपर क्या असर पड़ा कि किसान जो है अब उसका सामान जो है मार्केट तक नहीं लेके जा पाया। कहीं कहीं जो है मंडियां जो है
एक दिन पे 100 लोग को ही हम अलाउ करेंगे, ऐसा उन लोगों ने नियम रखा। 100 से ज्यादा लोग आएंगे तो लेंगे नहीं, एडमिट नहीं करेंगे, क्योंकि अपॉइंटमेंट का एक स्लिप चाहिए मंडी बोर्ड से। पहुंच गए। पहुंच जाने के बाद बहुत सारे मार्केट्स ने, मंडियों ने ये बोला कि एक दिन में एक किसान से सिर्फ 50 क्विंटल हम लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। कहीं कहीं मध्य प्रदेश के किसी मंडियों में ऐसा था कि सिर्फ 40 किलोग्राम, 40 किलोग्राम ही एक दिन हम वो एक्सेप्ट कर रहे थे, उससे ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो इस तरह की जो अवस्था है, ये हमारी मंडियों में थी। मंडी बंद रही। तो उसके मैं एक आंकड़ा अभी आपके सामने दिखाऊंगा कि भारत के मार्केट्स में, भारत की मंडियों में जो है 2000 के आसपास मंडियां जो है हमारे भारत में, इस मंडियों में अगर आप देखेंगे तो कितना, मैं 15 क्रॉप आपके सामने रखना चाहूंगा, 15 पीक जो है आपके सामने रखना चाहूंगा। आप खुद देख लीजिए कितना सामान। दो तो मैंने क्या किया, मार्च 15 से शुरू किया और जून 30 तक उसको लेके गया। मार्च 15 और जून 30, ये जो किसान का जो पीक आता है उसका पीरियड वो है लॉकडाउन शुरू होने से। मार्च 15 और जून 30 2019, और मार्च 15 और जून 30 2020, दो टाइम, दो लिए पिछले साल में कितना आया और इस साल पे कितना आया, हम उसकी तुलना, कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तो मैं आंकड़े ये आपको दिखा रहा हूं। आप दे ओ हो माफ कीजिए, इसमें कुछ गड़बड़ आ गया है, क्योंकि वो फॉन्ट आपको ठीक से दिख नहीं रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं। ये ये जो 61 आपको दिख रहा है, ये है गेहूं। गेहूं जो है, अगर 2019 में हमारे मार्केट्स में 100 किलो गेहूं आए, तो यानी कि मार्च 15 और जून 30 के बीच में अगर 100 किलो गेहूं 2019 में आए, उस टाइम पीरियड में 2020 में सिर्फ 60 किलो गेहूं आए मार्केट में, बाकी 40 किलो नहीं आया। अरहर देखिए, अरहर हम देखेंगे तो 100 किलो 2019 में आया, तो सिर्फ 38 किलो जो है 2020 में आया। हर एक क्रॉप हम देखेंगे, हर एक क्रॉप हम देखेंगे तो इस पीकों की किसान सभा के बहुत सारे लोग ये सुन रहे होंगे और उनको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारी पीक जितना जो मार्केट में आता है, अगर 100 किलो या 100 टन जो भी है, अगर 2019 में आया इस टाइम पे, तो इस 2020 में वो 100 किलो कम होके या 60 किलो या 50 किलो या 40 किलो ऐसा होके रुक गया। ये देखिए लास्ट नंबर जो है ये आम है, आंबा। आम अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 43 किलो आए। अगर 100 किलो पिछले साल पे आए, तो सिर्फ इसमें इस साल 43 किलो जो है मार्केट पे आए हैं। तो बिल्कुल किसान का जो सामान है वो बिल्कुल ही मार्केट में आ नहीं रहा था। लेकिन उसके साथ साथ जो क्या हो रहा था, लोगों को जो है लोगों के मैं माफी चाहता हूं कि ये टेबल जो है आपके सामने अच्छी तरह नहीं आ रही है, कुछ फॉन्ट का गड़बड़ हो गया है, लेकिन मैं अगले टेबल पे उसको ठीक कर रहा हूं। लेकिन आप ये सिर्फ ये समझिए कि अगर 100 किलो पिछले साल आया, तो सिर्फ 40 या 50 या 60 किलो ही इस बार आए। इसका प्रॉब्लम क्या हुआ, इसकी प्रॉब्लम एक साथ इसके साथ साथ एक और चीज हुई कि लोगों का काम चला गया था पूरा। लोगों के पास काम नहीं था, लोगों के पास इनकम नहीं था, तो उसके वजह से लोगों ने भी कम खरीदना कम कर दिया था। तो मांगनी जो है आवश्यक वस्तुओं की, वो भी कम हो गई थी। तो सप्लाई भी कम हो गया, डिमांड भी कम हो गया। लेकिन जो डिमांड कम हुआ लोगों का, वो सप्लाई जितना कम हुआ उससे बहुत ज्यादा था। डिमांड की जो जितना घटा, वो सप्लाई जितना घटा उससे ज्यादा था। उसकी वजह से क्या हुआ, प्राइस जो दाम जो किसानों को मिलता है वो भी बहुत बड़ी तरीके से गिर गया। पूरी तरह से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब अगर आप देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि इसका अगर उसका दाम जो अगर आप देखेंगे तो बड़ी पैमाने पे अप्रैल, मई और जून महीनों में गिर गया। और किसान को एक साइड पे किसानों को मार्केट नहीं मिल रहा था, दूसरी साइड पे मार्केट अगर मिला भी तो दाम बहुत गिर गया था।
तो किसान को बहुत बड़ा नुकसान जो है इस वजह से पूरे भारत में आया है। ये बहुत बड़ी एक बात ये लॉकडाउन की वजह से किसानों के ऊपर बहुत बड़ा संकट इसके वजह से पैदा होके आ गया। माफी चाहता हूं कि पूरी तरह से आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं तो आपको थोड़ा और इस पे बताना चाहूंगा। ये महाराष्ट्र किसान सभा की बड़ी एक स्ट्रगल जो चल रहा है वो दूध के किसानों की है। ये दूध का प्रोक्योरमेंट का डेटा है, ये आप देखेंगे तो देखिए पूरे भारत में लॉकडाउन के पहले लॉकडाउन के पहले ये देखिए फरवरी महीना है ये करीबन 530 आ, आ, लाख लीटर प्रतिदिन प्रोक्योरमेंट होता था भारत में। 530 लाख लीटर प्रतिदिन प्रोक्योरमेंट होता था दूध का। लेकिन लॉकडाउन होने के बाद वो गिर गया और वो करीबन एक दिन एक दिन पूरे भारत में, डेटा ये दिखा रहा है, एक दिन पूरे भारत में करीबन 30 लाख लीटर दूध प्रतिदिन जो है उसका प्रोक्योरमेंट कम हो गया था 2020 में 2019 की तुलना अगर आप करके देखेंगे तो। ये दूध के किसानों के ऊपर भी बहुत बड़ा एक धक्का जो है इसके वजह से हुआ। ये जो प्रोक्योरमेंट, ब्लू लाइन जो दिख रहा है वो प्रोक्योरमेंट है, ये रेड लाइन जो आपको दिख रहा है नीचे वो सेल का डेटा है, जितना सेल्स होता है उसका डेटा है। ये सेल्स का भी अगर आप देखेंगे 380 के आसपास लाख लीटर प्रतिदिन सेल्स था, वो घट के 320 लाख लीटर प्रतिदिन हो गया। इसकी एक वजह यह है कि हमारे बहुत दूध जो है होटल रेस्टोरेंट में बहुत सारे यूज किया जाता है, स्वीट शॉप जो है वहां पे यूज किया जाता है, उसके वजह से पूरी ये सब बंद रहा तो पूरा डिमांड जो है, मांगनी जो है दूध की वो भी गिर गई। अब केरल में देखिए सरकार ने क्या किया, जब ये मामला आया तो सरकार ने पूरी दूध जो है कॉपरेटिव्स को यूज करके किसानों से खरीद ली और उसको स्किम्ड मिल्क पाउडर पे कन्वर्ट करके स्टोर करके रख दिया ताकि किसान को के ऊपर ज्यादा धक्का जो है ना आए। लेकिन महाराष्ट्र जैसे देशों में राज्यों में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जब दूध का दाम जो है 35 या 36 रुपया प्रति लीटर मिलता था, वो खट के करीबन 19 या 20 रुपया प्रति लीटर जो है आके गिर गया। मुझे लगता है कि कभी कभी वो 16 या 17 रुपया प्रति लीटर भी बन गया था। तो ये जो दूध के किसानों की अवस्था है वो भी बहुत भयंकर एक अवस्था, उनकी संकट जो है उनके लाइफ में भी आ गया था इसके वजह से। तो मैं एग्रीकल्चर की जब मैंने बात कर रहा हूं तो मैं तीन बात बोल रहा हूं यहाँ पे। एक बात यह है कि किसान ये लॉकडाउन के टाइम पे अपना सामान मार्केट तक पहुंचा नहीं पाया, तो क्योंकि सप्लाई चेन बहुत बिखर गए थे उस टाइम पे, और अगर 100 किलो किसान मार्केट तक पहुंचा पाया 2019 में इस टाइम पे, तो उसी टाइम वो 2020 में सिर्फ 40 या 60 उसके बीच में किलो ही इस बार पहुंचा पाया है। डिमांड भी, मांगनी भी कम हो गई, तो किसान को जितना दाम मिलता था वो भी बहुत बड़ी तरीके से गिर गया। तो किसान की जो इनकम है वो बहुत बड़े पैमाने पे इस बार गिर गया है, घट गया है। लेकिन सरकार क्या बोल रही है कि कृषि की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था इस बार बच जाएगी, ये बोल रहे हैं। लेकिन आपने किसानों के लिए क्या किया? वो किसान जो सोसाइटी के लिए, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के लिए इतना धान वगैरह का उत्पादन करता है, लॉकडाउन के बाद भी, लॉकडाउन के रहते भी, माइग्रेंट वर्कर्स के न रहते हुए भी, जब उसने हार्वेस्ट कंप्लीट किया, उसको कैसे भी बेचने की कोशिश, हार्वेस्ट जो है तैयार करके रखा, लेकिन सरकार उससे टाइम पे खरीदारी नहीं कर पाई और मार्केट तक उसको पहुंचाने की व्यवस्था भी सरकार नहीं कर पाई। उसकी वजह से किसान को जो इनकम है इस बार बहुत बुरी तरीके से घट गया है। दूध के किसानों की हालत आपके सामने यहाँ है। ये भी करीबन 30 लाख लीटर प्रतिदिन जो है उसका प्रोक्योरमेंट सरकार नहीं कर पाई हर एक दिन पे। उसके वजह से भी दूध के किसानों के ऊपर भी ये दाम का जो असर है बहुत बुरी तरीके से आके पड़ गया है। कृषि के क्षेत्र से मैं इंडस्ट्री में जाता हूं। ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का एक इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसको हम बोलते हैं। तो ये देखिए, ये जो लाइन है ये 2019 की है,
और ये जो काला वाला लाइन है ये 2020 का है, ये हर महीने का है, ये अब फरवरी है, ये मार्च है, ये अप्रैल है, ये मई है, ये जून है। जून के बाद का डेटा अभी तक, आंकड़े अभी तक आए नहीं है। ये आप देखिए इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, ये फरवरी के बाद ये मार्च, ये अप्रैल, अप्रैल तक कितने बड़े पैमाने पे गिर गया था, ये अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये इतना गिरा और मई में थोड़ा उठा और जून में भी थोड़ा उठा, लेकिन अभी भी वो मार्च से कम है। मार्च की जो संख्या है उससे भी कम है जून की संख्या। जुलाई में थोड़ा और बढ़ेगा, लेकिन तभी भी फरवरी से कम ही रहेगा। अगस्त में भी बढ़ेगा, तभी भी फरवरी से कम रहेगा। ये फरवरी तक वापस हम कब जा पाएंगे? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ये नहीं लगता कि हम फरवरी या जनवरी की लेवल जो है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो लेवल है, वहां तक हम पहुंच पाएंगे। ये बहुत बड़ी एक संकट जो है हमारे सामने इंडस्ट्री में आके खड़ी हो गई है। दूसरी बात, उसके उसके रिलेटेड कुछ चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये देखिए, ये जीएसटी का ग्राफ है। जितना जीएसटी हम हमारी सरकार कलेक्ट करती है उसका ग्राफ हम अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए, जीएसटी कब दे दिया जाता है? जब व्यापार होता है तभी तो जीएसटी होता है। तो व्यापार नहीं हुआ तो सरकार के पास जीएसटी का इनफ्लो जो है वो भी कम हो गया। ये देखिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक बढ़ा, लेकिन जुलाई अगस्त में और फिर से घट गया। तो ये रिवाइव होने की बात जो है ये बिल्कुल नहीं हो रही है। ये अप्रैल, मई और जून में क्यों बढ़ा? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मार्च या अप्रैल में जीएसटी रिटर्न्स नहीं भरे थे। वो जो नहीं भरे थे उन लोगों ने जबरदस्ती, सरकार ने बोला कि आप अब तो आपको करना ही पड़ेगा मई और जून में। तो जून में कुछ लोगों ने रिटर्न्स भर दी, तो उसकी वजह से थोड़ा बढ़ा। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जुलाई और अगस्त में तो फिर से वो जीएसटी जो है घटना शुरू हुआ। ये अवस्था है हमारी। दूसरी मैं आपको एक ग्राफ दिखाना चाहूंगा कि ये जो हमारी देश में रेलवे में जितना सामान जो जाता है, रेलवे में जितना सामान जो है उसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ये उसका ग्राफ है। ये ग्राफ अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, आप अगर उत्पादन नहीं होता है तो रेलवे में कितना ट्रांसपोर्ट होता है, फ्राइट में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो भी कम ही रहेगा। ये देखिए, उसका भी संख्या कम हो गई है और अभी तक हम मार्च से कम है। जुलाई महीने की बात यहाँ पे, ये जुलाई महीने के आंकड़े हैं। या देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये मार्च से भी अभी भी कम है। ये निर्यात के आंकड़े हैं। भारत से कितना सामान निर्यात, एक्सपोर्ट किया जाता है, उसका ग्रोथ है। देखिए, ये 2019 का, ये ब्लू वाला 2020 का देखेंगे तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अभी भी हम फरवरी से कम है। ये कोई रिवाइवल की जो बात है वो हम उसके सामने भी आसपास भी नहीं है। एटलीस्ट 3 या 4 महीने के बाद ही हम फरवरी के लेवल तक पहुंच पाएंगे। ये बहुत सारे शास्त्रियों का मानना है। तो मैंने आपको ये बात बोली कृषि की क्षेत्र में, दूध किसानों के क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के क्षेत्र में, एक्सपोर्ट के क्षेत्र, निर्यात के क्षेत्र में, जीएसटी कलेक्शन के क्षेत्र में, रेलवे में जितना सामान जाता है उसके आंकड़े मैंने आपको दिखाए, इन सब के आंकड़े दिखाए। ये सब एक तरीके का डेटा दिखाता है कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई और कभी कभी अगस्त तक कोई भी आंकड़े अगर आप देखेंगे वो नॉर्मलसी तक अभी तक नहीं आया है। और फिर अगले 2-3 महीने तक वापस नॉर्मल में आना भी बहुत मुश्किल है। दिसंबर या नवंबर या दिसंबर के पहले हम मार्च या फरवरी की जो लेवल है उस तक, वहां तक बिल्कुल ही पहुंच पाएंगे, ये मैं नहीं मानता हूं। उसके वजह से अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में बेरोजगारी की जो संख्या है बड़ी पैमाने पे इस टाइम पे बढ़ गया। ये मैं आपके सामने ये रखाऊंगा। मैं आपके सामने सिर्फ एक नंबर रखना चाहूंगा कि आप सिर्फ ये देखिए, ये जो नंबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो नंबर है, ये सिर्फ उस नंबर पे अगर आप देखेंगे तो ये है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी का जो दर है। इस पे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फरवरी के महीने में 7.8% था हमारे भारत में बेरोजगारी।
मार्च में 8 बन गया, लेकिन अप्रैल के महीने में 23.5% हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी का जो दर है, वो बढ़ गया था। उसके बाद भी वही रहा, मई में भी वही रहा, जून में थोड़ा कम हुआ, लेकिन अगस्त तक अगर आप देखेंगे थोड़े बेरोजगारी कम हुई है, लेकिन बेरोजगारी की जो अवस्था अप्रैल, मई और जून में थी, वो बहुत बड़ी हो गई थी। दूसरी बात इसके सामने, आपके सामने मैं ये भी रखना चाहूंगा कि बेरोजगारी का जो दर है, अगर पूरे जनसंख्या के लिए अगर 23% या 23.5% थी, तो हमारे दलित लोगों के बीच में, दलित समुदाय के बीच में वो उससे भी बहुत ज्यादा था, 31%, 32% हम देख सकते हैं यहाँ पे उनकी बेरोजगारी की दर बढ़ गई थी। सिमिलरली मई में भी बढ़ गई थी। तो हम बेरोजगारी की जो बात जो करते हैं, बेरोजगारी दर की जो बात करते हैं, ये बहुत हमको समझने की जरूरत है कि पूरी जनसंख्या के, पूरे पॉपुलेशन की जो बेरोजगारी का दर जो बढ़ी गया, ठीक है, लेकिन हमारे दलित भाइयों के बीच में अगर आप देखेंगे, दलित बहनों के बीच में अगर आप देखेंगे, तो ये दर जो है जनरल पॉपुलेशन से भी बहुत ज्यादा बेरोजगारी का दर इस कैटेगरी में बढ़ गया था। अभी भी अगर आप देखेंगे कितने लोग काम कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो अभी भी बहुत कम लोग, फरवरी में 400 मिलियन लोग काम कर रहे थे, 40 करोड़ लोग काम कर रहे थे भारत में, लेकिन अभी भी वो 40 करोड़ तक हम वापस आ नहीं पाए हैं। तो उसका मतलब यही है कि बेरोजगारी का दर बहुत बड़ी तरीके से बढ़ गया है और वो अभी तक पूरी तरह से नॉर्मल तक आया नहीं है। तो इसके ये भी एक दूसरी एक बात है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये बात हमने कर ली, तो मैं अभी एक 5 मिनट या 5 मिनट में मैं ये खत्म करूंगा, या 10 मिनट में खत्म कर दूंगा। एक और बात बोल के मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ, और ये है कि सरकार ने क्या किया। इस बात पे मैं आना चाहूंगा। सरकार ने क्या किया अगर आप देखेंगे, तो ये आपको समझ में आएगा कि सरकार जो है पूरी तरह से फेलियर हो गई थी कि इस अर्थव्यवस्था का जो संकट है, इसको मीट करने में, इसको एड्रेस करने में। कैसे? पूरे दुनिया में देखिए क्या हुआ। पूरे दुनिया में अगर आप देखेंगे तो विविध राज्य अगर आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इस तरह के प्रदेश हम देखेंगे, तो वहां की सरकार जो है, पूंजीपति सरकार है वहां की, वो सरकार ने संबद्ध व्यवस्था, अर्थव्यवस्था में जो है उसके अंदर जाके सरकार का जो खर्च है उसको बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ाया। किस तरह की बढ़ाई की? डोनाल्ड ट्रंप की बात करता हूं। हम उनको बहुत ये मानते नहीं है, फिर भी मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा, क्योंकि उनके पास नवंबर पे एक इलेक्शन आ रहा है, उसके वजह से शायद उन्होंने किया होगा। फिर भी किसानों के मामले में अमेरिका ने क्या किया? उन लोगों ने जनवरी का दाम लिया, कृषि के उत्पन्नों का जनवरी का दाम लिया, अप्रैल, मई और जून का दाम लिया। कितना दाम गिरा ये देखा, कितना क्वांटिटी उत्पादन हुआ ये देखा। तो उससे हमको पता चलता है कि किसानों को कितना रुपया लॉस हुआ। किसानों को अगर 100 रुपया लॉस हुआ, तो डोनाल्ड ट्रंप ने 80 रुपया उस किसान के बैंक अकाउंट में पहुंचा दिए। यानी कि किसान का जो लॉस है उसका 80% जो है अमेरिका की सरकार ने किसान तक कैश में पहुंचा दिए। ये पूंजीपति सरकार अमेरिका की, उन लोगों ने ये काम किया। इसी का तरह यूरोप में देखेंगे, यूरोपियन यूनियन अगर आप देखेंगे, वहां पे भी यूरोपियन यूनियन ने इसी तरह की एक बात, कॉमन एग्रीकल्चरल प्रोग्राम जो बोलते हैं, उसके हिसाब से उन लोगों ने किसान तक और भी इस तरह से पैसा पहुंचाने का काम वहां पे भी हुआ। बाकी काम बाकी किस तरह के काम हुए? एक ये काम हुआ कि कंपनियों को ये बोला गया, इंडस्ट्री में या सर्विसेज सेक्टर में जो भी कंपनियां हैं, ऑफिस हैं, वहां उनको ये बोला गया कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज को डिसमिस नहीं करेंगे, आप अपने वर्कर को आप डिसमिस नहीं करेंगे काम से, उनको आप पेरोल में रखेंगे, अगर आप पेरोल में रखेंगे, तो उनके वेतन का
60%, 70% या 80% जो है सरकार आपको दे देगी। सिर्फ उनका ये ख्याल रखो कि वो उनको आप डिसमिस नहीं करेंगे, उस वर्कर्स को। तो जिनको भी आपने डिसमिस नहीं किया, उसके वेतन का जो 80% तक जो है सरकार एक कंपनियों को दोगी और एक कंपनियां वर्कर्स को दे सकते हैं। इस तरह का काम बहुत सारे देशों में हुआ। तो पूंजीपति देश तो है ही, लेकिन वहां की सरकारों ने आज तक पिछले 100 या 200 साल तक इस तरह की कोई भी तरीके का इंटरवेंशन जो है अपने अर्थव्यवस्था में नहीं किया था। वो लोग इस बार बाहर निकल के इस तरह के जो इंटरवेंशन जो है कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया कि ये जो संकट की जो अवस्था है ये बहुत गंभीर है, और अगर अब सरकार अंदर जाके खर्च नहीं किया तो बहुत इस संकट जो है बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। तो ये पूरे दुनिया के सरकारों ने, पूंजीपति सरकारों ने ये काम किया है। लेकिन एक और बात मैं बोलना चाहूंगा कि अगर 100 रुपया उन लोगों ने पैकेज के रूप में लोगों के पास रखा, अर्थव्यवस्था में जो पैकेज के जो है वो 100 रुपया अगर रखा, तो उसमें 40 रुपया जो है, उस 100 रुपये में 40 रुपया जो है ये सरकारों ने बजट से खर्च, सीधा खर्च सरकार जो खर्च करती है, या तो खाने के रूप पे या कैश ट्रांसफर के रूप पे या सीधा कंपनियों को कैश देने के रूप पे, जो भी है, ये 40 रुपया उस टाइप का था। बाकी जो 60 रुपया है 100 रुपये में, वो बैंकों के द्वारा नया लोन, फ्रेश लोन, ये सब जो है वो बैंकों के द्वारा दिया जाता था। तो ये पूरे दुनिया की हालत है। बहुत सारे लोगों ने, पूंजीपति सरकारों ने आके ये काम किया सरकारों ने, और अगर 100 रुपया खर्च किया तो 40 रुपया जो है बजट से खर्च किया, सीधा लोगों तक पैसा पहुंच गया, लोन नहीं था। भारत में आ जाइए। भारत में नरेंद्र मोदी सरकार ने यह ऐलान किया कि वो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज ला रहे हैं। लेकिन क्या था ये 20 लाख करोड़ का पैकेज? इसमें कितना पैसा है जो सरकार सीधा खर्च कर रही है, और कितना पैसा है जो बैंकों से दिया जा रहा है? अगर आप देखेंगे तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि अगर पूरे दुनिया में 40% खर्च जो है, अगर पैसे के रूप में बजट से खर्च किया जाता था, तो भारत में वो 40% की जगह पे भारत में था 5%। सिर्फ 5% जो है सरकार की बजट से खर्च करने का प्लान है भारत में। बाकी जो है बैंकों को बोला जा रहा है कि आप ज्यादा लोन देने की कोशिश करो लोगों को इस संकट से बचाने के लिए। ये भारत की सबसे बड़ी एक फेलियर है। यहाँ की जो सरकार है वो ज्यादा खर्च करने के लिए इनकार कर रही है। वो क्यों इनकार कर रही है? वो इसलिए क्योंकि वो सरकार की जो अर्थव्यवस्था में जो इंटरवेंशन है उसको कम से कम रखना चाहती है, और ये प्राइवेट सेक्टर जो है, कॉर्पोरेट सेक्टर जो है, उसको, उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देके, इंसेंटिव देके, सब्सिडी देके उनको उनकी वृद्धि जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है। सरकार बिल्कुल हट के प्राइवेट सेक्टर को आगे रख के खेलने की कोशिश जो है यहाँ पे चल रहा है। ये और बाकी जगह पे सरकार ये बोल रही है कि उनकी हमारी जो रिजर्व बैंक है, उनकी जो सेंट्रल बैंक है, उनके पास जाके बोल रही है आप ज्यादा यूरो या डॉलर जो है वो प्रिंट कीजिए और हमको दे दीजिए, ताकि हम स्पेंड कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं अर्थव्यवस्था में। लेकिन भारत में आज तक रिजर्व बैंक के पास सरकार ये बोल के नहीं गई है कि आप हमको थोड़ा पैसा प्रिंट करके दे दो, ताकि हम इस संकट की अवस्था में हम अर्थव्यवस्था में खर्च कर सकते हैं, लोगों की मांगनी बढ़ा सकते हैं, और अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि है उसको बढ़ा सकते हैं। ये काम आज तक यहाँ की सरकार ने नहीं की। ये इनकी एक आइडियोलॉजिकल रिजिडिटी है। ये इनकी एक ये किसान विरोधी, ये मजदूर विरोधी जो माइंडसेट है, जो जिस तरह की इनकी सोच है, उसका एक रिफ्लेक्शन है पूरी तरह से। हम लोगों की रोजगार बचाने के लिए, लोगों को भूखा न रखने के लिए, लोगों की जो कंपनियों की, जो छोटे छोटे दुकानों की, छोटे छोटे कंपनियों की जो अवस्था है, उनको बचा के रखने के लिए हम बिल्कुल अर्थव्यवस्था में कोई भी इंटरवेंशन
हाँ नहीं करेंगे, ये डिसीजन जो है इस सरकार ने आज तक लिया है। इसके वजह से इसके वजह से अगर आप देखेंगे पिछले हफ्ते में आंकड़े आए हमारे, अप्रैल मई और जून महीनों के आंकड़े जो है अर्थव्यवस्था के आगे, अगर पिछले साल में 100 रुपया उत्पादन था, तो वो उत्पादन जो है आज सिर्फ 75 रुपया तक आके घट गया। क्या यानी कि 25% तक घट गया है हमारी ग्रॉस वैल्यू एडेड जो बोलते हैं, जीडीपी जो हम बोलते हैं, उसकी उसमें इतनी इस लेवल तक उसकी कट डिक्लाइन जो है आई है। तो ये टाइम है सरकार को आगे आने की, ये टाइम है सरकार को आगे आने की और ये बोलने की कि हम सब, हमारे हमारे एफसीआई की, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन में इतने सारे धान पड़े हैं, सरकार सरकार क्यों नहीं उसको बाहर निकाल के बोल सकती है कि 2 रुपये में या फ्री में हम सबको दे देंगे, ये चूहों को नहीं देंगे, हम यहाँ के भूखे लोगों को दे देंगे, ये बोल सकती है सरकार। लेकिन उन लोगों ने इनकार किया है। क्या एक भी कंपनी को यह बोला गया है कि आप अपने वर्कर जो है उनको डिसमिस मत कीजिए, अगर आप डिसमिस नहीं करेंगे तो हम आपको कुछ पैसा सहाय के रूप में हम आपको दे देंगे? ये एक भी कंपनी को हमारे सरकार ने बोला है? जब पूरी दुनिया की पूंजीपति सरकारों ने अपने अर्थव्यवस्था में यह काम किया है, हमारी मोदी सरकार इस मामले में बिल्कुल ही चुप बैठी थी। किसानों को लॉस हुआ, किसानों के लॉस हुआ तो दो चीज कर सकती थी ये सरकार, दो चीज। एक चीज ये कर सकती थी कि पीएम किसान का जो पैसा देता है हर साल 6,000 रुपया जो देता है किसान को, वो डबल करके 12,000 रुपया करके उसी टाइम पे दे सकते थे। ये काम ये सरकार ने नहीं की। दूसरी बात, नरेगा से काम जो है वो बढ़ा सकते थे, वो भी नहीं बढ़ाया। तीसरी बात, एक एक करके बोल सकते हैं, और तीसरी बात, एमएसपी जो है हम किसानों को जो मिल रहा है वो उसमें बढ़त आ सकती थी, लेकिन कितना बढ़ाया? 20 रुपया क्विंटल, 30 रुपया पर क्विंटल, 40 रुपया पर क्विंटल, इससे ज्यादा नहीं बनाया। हम बहुत साल से मांग करते आ रहे हैं कि स्वामीनाथन कमीशन ने जो 2006 में बोला उसके हिसाब से एमएसपी फिक्स कीजिए, लेकिन सरकार मना कर रही थी। कोविड के टाइम पे कर सकती थी, ये भी नहीं किया। वो किसान जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत से पूरा हार्वेस्ट करके पूरा उत्पादन जो है बढ़ा के रखा, और उस किसान को आप क्विंटल के लिए 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया दे रहे हैं? क्या वो भिखारी हैं? ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे लॉस का 80% किसानों को कैश में दे दिया, लेकिन यहां पे देखिए कुछ ये 20 रुपया, 30 रुपया से ज्यादा ये सरकार अपने लोगों के लिए बिल्कुल सोच नहीं पा रही। इसलिए ये किसान विरोधी, मजदूर विरोधी जो पॉलिसी है, नीति है, ये जो सरकार की, मोदी सरकार की, उसके खिलाफ हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे लाना है। हमको बहुत बड़ी आंदोलन जो है इसके खिलाफ करने की जरूरत है। ये शुरुआत है हमारी मैं ये बोल रहा हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था अगले 1 साल या 2 साल तक, अगले 1 साल या 2 साल तक, लॉकडाउन तो अभी खत्म हो जाएगी, शायद कोई वैक्सीन भी आ जाएगा, कुछ मेडिसिन भी ड्रग्स भी आ जाएंगे इसके लिए, वो कोरोना के लिए, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था में जो उसके वजह से जो संकट आए हैं, वो करीबन 2 साल तक उसका असर जो है लगा रहेगा। और इसका मतलब है कि हमारी सरकार को आगे आके मांगनी बढ़ा के, खर्च बढ़ा के, वेलफेयर स्कीम पे पैसा डाल के हमारी अर्थव्यवस्था को ऊपर लाने की जरूरत है, उसमें वृद्धि बना के रखने की जरूरत है। लेकिन क्या एक नव उदारवादी सरकार जो प्राइवेट सेक्टर को इंपॉर्टेंस देता है, कॉर्पोरेट सेक्टर को इंपॉर्टेंस देता है, अंबानी अडानी के ऊपर इतने सारे बेनिफिट देता है, वो अपने यहाँ के आम जनता के लिए कुछ करेगा? मुझे नहीं लगता कि ये सरकार अगले 1 साल या 2 साल में भी कुछ भी करने के लिए आगे आएगी। इसका मतलब यह है कि हमारी जो आंदोलन है, वामपंथी ताकतों की जो आंदोलन है, वो इस सरकार के खिलाफ, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पे हमको तैयार रखने की जरूरत है। और ये जब लॉकडाउन जब खत्म होगा, उसके उस साइड पे इस आंदोलनों की शुरुआत जो है, हमको उसकी तैयारी अभी से
करनी पड़ेगी ताकि ये आंदोलन तब हम आगे रख सकेंगे। तो ये ही आशा रखता हूं कि हम वामपंथी के सभी कॉमरेड्स और दोस्त जो हैं ये किसान विरोधी, मजदूर विरोधी जो नीति है उसके खिलाफ आंदोलन के लिए हम तैयार रहें, यही आशा रखता हूं। और इसके साथ मैं ये भाषण जो है यहाँ पे खत्म करता हूं। मैं अभी वापस फेसबुक में जाके देखता हूं कि अगर कोई सवाल आप वहां पे आपने रखा है कमेंट्स के रूप पे, तो मैं देखना चाहूंगा कि किस तरह के सवाल हैं, और कुछ जवाब मैं आपको अगले 10 या 15 मिनट में देने की कोशिश अभी करूंगा। तो यही आशा रखता हूं कि हम वामपंथी के सभी कॉमरेड्स और दोस्त जो हैं विवेक मोंटेरो कॉमरेड ने ये पूछा है कि मंथली जीएसटी कलेक्शन अभी कितना है। मंथली जीएसटी कलेक्शन जो है करीबन 1 लाख करोड़ तक था कोरोना के पहले, लेकिन कोरोना जब आया तो वो अप्रैल और मई की महीने अगर आप देखेंगे तो वो कम होके करीबन 40,000 करोड़ तक आके गिर गया था। अभी जो है वो करीबन 70 और 80 हजार कोटि के बीच में है। और जुलाई महीने की जो आखिरी नंबर जो हमारे पास है, थोड़ी अभी अगस्त की भी आ गई है, लेकिन वो 80,000 से ज्यादा, 80,000 कोटि के ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हमारा अभी तक बढ़ा नहीं है। यानी कि हर महीने अगर आप देखेंगे तो करीबन 20,000 करोड़ की जो जो डिक्लाइन है, वो रिडक्शन है, वो अभी तक बनी हुई है। और अगर हम मार्च से आज तक के आंकड़े देखेंगे, 2019 के और 2020 के अगर हम कंपेयर करके देखेंगे, तो पूरी तरह करीबन 2 लाख करोड़ रुपया, करीबन 2 लाख करोड़ रुपए की कमी जो है जीएसटी कलेक्शन में ऑलरेडी हो चुकी है, ऑलरेडी हो चुकी है। ये वापस नहीं आएगी, परमानेंट लॉस, ये वापस नहीं आएगा। तो ये अवस्था अभी फाइनेंशियल ईयर बाकी है मार्च तक, ऑलरेडी हम करीबन 2 लाख करोड़ से हमारी जीएसटी कम ऑलरेडी हो चुकी है। तो कितना बढ़ेगा ये पता नहीं है। हम ये मार्च तक कितना बढ़ेगा या अगले महीने कितना बढ़ेगा ये मैं बोल नहीं सकता हूं, लेकिन हमारे सरकार की रेवेन्यू के ऊपर बहुत बड़ा एक धक्का इसके वजह से जरूर आया है। कॉमरेड विवेक मोंटेरो का दूसरा सवाल है, अदर नेशनल मेट्रिक्स और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का जो नंबर है वो मेरे पास अभी नहीं है कॉमरेड, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अभी सरकार ने ये एक प्रस्ताव रखा है कि मैंने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अभी स्लोली वापस नॉर्मल पे आ रहा है, लेकिन आंकड़े मैंने नहीं देखे हैं। ये सरकार बहुत गलत चीजें बोलती है, तो बिना आंकड़े देख के मैं आपको बताने के लिए मैं बता नहीं पा रहा हूं। लेकिन आपने जो दूसरी सवाल पूछी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना हुआ है, ये मैं आपको एक ग्राफ भी मैंने आपको दिखाया कि एक्सपोर्ट जो है बहुत बड़े पैमाने पे अप्रैल और मई महीनों में गिरे थे, और अभी तक हमारे पोर्ट जो है पूरे नॉर्मलसी पे नहीं आए हैं। पोर्ट खुले हैं तो पोर्ट के वर्कर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पोर्ट वर्कर्स माइग्रेंट वर्कर्स थे, वो घर चले गए थे। तो वहां पे भी ट्रकों की कमी है, कंटेनर की कमी है। ये सब की वजह से एक्सपोर्ट अभी तक नॉर्मल तक ना आया नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अक्टूबर तक हमारी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। तब तक आई एम प्रीटी श्योर दैट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इन पर्टिकुलर कम रहेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा धक्का अर्थव्यवस्था पे जरूर लाएगा। क्या महाराष्ट्र का किसान अपना माल केरला में बेच सकता है? कॉमरेड्स, ये एक बहुत अच्छा आइडिया आपने रखा है कि यहाँ के सामान हम क्या केरला में बेच सकते हैं। बीच में केरल की सरकार ने एक बात सोची थी कि महाराष्ट्र वहाँ की जो जो कांदा या बटाटा ये सब जो है, वो क्या हम नासिक से पूरी सीधी
सीधी तरह से केरला सरकार डायरेक्टली उसकी खरीदारी करेगी और उसको केरला लेके जाएगी। ये सोच हमारे बीच में थी, लेकिन ये पूरी तरह ये हो नहीं पाया काम। बहुत बीच में कोरोना भी आ गया। लेकिन ये जो काम है, केरल की सरकार जो है उसको उसको उपयोग करते हुए महाराष्ट्र के किसान तक कितनी बेनिफिट पहुंचाया जाए, ये हमको सोचने की जरूरत है। मैं आपसे सहमत हूं। और इसके जो रिस्पॉन्सिबल जो लोग हैं, कॉमरेड्स हैं केरला में, मैं उनसे बात करने की कोशिश जरूर करूंगा। सूर्यकांत का सवाल यह है कि दूधाना दर खूब खूब कमी मिलतो तो 50 रुपया लीटर मिलाला पाहिजे। सही बात है, सही बात है। दूध का दाम जो है मिनिमम 50 रुपया होना चाहिए, ये कॉमरेड सूर्यकांत ने का मानना है। ये बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं। लेकिन 50 नहीं होगा तो भी अगर जो फरवरी में या जनवरी में मिल रहा था 30 या 35 रुपया पर लीटर, वो अगर मिल जाए, 35 रुपया था मुझे हिसाब से फरवरी में, अगर वो 35 रुपया प्रति लीटर मिल जाए वही बड़ी बात है। लेकिन आज क्या है, ये आज 18 या 20 रुपया लीटर मिल रहा है। ये हम इससे सहमत नहीं हो सकते। ये मिनिमम 35 रुपीज, तो 35 रुपया प्रति लीटर होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा ज्यादा बढ़ा सकते हैं दाम को, 50 तक पहुंचना चाहिए। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन मेरा मानना है कि पहले उसको वापस 35 रुपये तक पहुंचाया जाए, उसके बाद 40, 45, 50 तक हम पहुंचाने की कोशिश करें। दूध के किसानों का जो संकट है वो बहुत रियल संकट है, बहुत असली संकट है। उसमें सरकार को जरूर कुछ चीजें करने की जरूरत है। मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूं। LR राव का मानना यह है कि इम्पैक्ट और ऑन एजुकेशन एंड स्किल के ऊपर क्या असर पड़ा है। ये एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक संकट उसकी वजह से पड़ा है। मेरा मानना यह है कि ग्रामीण इलाकों में इसका असर और भी है। सरकार ने अभी तक स्कूलें खुली नहीं है, वो ठीक है, सही बात है। लेकिन सरकार ये बोल रही है कि हम पूरा ऑनलाइन कर देंगे अभी। लेकिन अब ऑनलाइन पढ़ाई की जब बात करते हैं तो हमको ये पता है कि भारत के ग्रामीण इलाकों में इसकी जो सुविधाएं हैं वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं। बहुत सारे लोगों को इस स्मार्टफोन की जरूरत है, इस तरह का जो स्मार्टफोन है इसकी जरूरत है। ये बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, एक बात। दूसरी बात, अगर स्मार्टफोन है तो सिर्फ घर में एक फोन होगा, तो बच्चे तो 2 या 3 होंगे, तो एक साथ कैसे पढ़ाई करेंगे। दूसरी बात, तीसरी बात, अगर ये सब है तो भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। बहुत सारे जगह पे अभी भी 2G कनेक्शन है, तो उसकी वजह से कहीं 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 तो 2G भी नहीं है, बिल्कुल इंटरनेट नहीं है। तो वहां पे ऑनलाइन की पढ़ाई कैसे होगी। तो ये जो डिजिटल डिवाइड जो बोलते हैं हम, ये जो डिजिटल डिवाइड का जो मामला है वो बहुत गंभीर है। उसके वजह से हमारा जो सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है, वो डिजिटल एरिया में भी उसका इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं। तो ये डिजिटल डिवाइड की वजह से ग्रामीण इलाकों में ये ऑनलाइन एजुकेशन का जो बात है वो बहुत बड़ी एक संकट की बात है। सरकार बिल्कुल इस मामले में कुछ कर नहीं रही है। मैं कुछ सिंपल चीजें हो सकती है। आप एक नया टीवी चैनल खोल सकते हैं, इंटरनेट से इसको दूर रखिए। क्लास जो है रिकॉर्ड करके आप टीवी में दे दीजिए, नया चैनल बना दीजिए, तो हर एक क्लास के लिए एक चैनल हो सकता है। ये सब काम सरकार कर सकती है, लेकिन हो नहीं रहा है। मैं यहां पे भी केरल की बात आपको बताना चाहता हूं। केरल में हर एक पंचायत को बोला गया कि आप जाओ, आप देखो कि आपके गांव में, आपके पंचायत में कौन से बच्चे के पास टीवी नहीं है या ऑनलाइन पढ़ाई की जो व्यवस्था है वो नहीं है, आप उनको देखिए। नहीं तो उनको एक गांव में एक जगह पे उनको लेके आइए, ताकि वो एक जगह पे सबको एक बड़े स्क्रीन पे ऑनलाइन पढ़ाई की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये काम केरल के हर गांव में हुआ है। उसके वजह से वहां पे भी डिजिटल डिवाइड है। ऐसा नहीं कि सबके पास मोबाइल फोन है, सबके पास स्मार्टफोन है केरल में, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। वहां पे भी बहुत सारे गरीबी के प्रॉब्लम है। लेकिन
सरकार ने क्या किया, सरकार आगे आके सरकार ने ये डिजिटल डिवाइड को नैरो करने की, कम करने की कोशिश जो है हर पंचायत में, पंचायतों के साथ मिलके ये काम किया। उसकी वजह से बहुत ऑनलाइन एजुकेशन ठीक तरह से वहां पे हो रहा है। ये भी है कि बहुत सारे टीचर जो हैं, जो ऑनलाइन में क्लास लेते हैं, वो उनके वीडियो जो है सोशल मीडिया में बहुत वायरल है केरल में। जो जिस तरह से क्लास लेते हैं, बहुत आसानी से, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से वो क्लास लेते हैं। तो बड़े बड़े लोग भी, जो 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 बाप, पिताजी और माताजी जो है घरों में, वो भी बच्चों के साथ बैठ के वो क्लास देखते हैं, देखते हैं, क्योंकि वो टीचर बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। तो ये जो ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था, अगर सरकार ठीक तरह से काम कर रही है जैसे केरल में हो रहा है, हम इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन राज्य की सरकार या भारत की सरकार जो है इस डायरेक्शन पे कोई काम कर रही है, ये मैं नहीं मानता हूँ। स्किल, ये स्किल की जो बात है, ये बहुत बड़ी एक बात होगी, हमारे सामने जरूर आएगी। कोविड के बाद जिस तरह के काम आएंगे, अभी देखिए पूरे दुनिया में बहुत सारे काम जो मनुष्य करता था, वो आज रोबोट्स कर रही हैं, और मशीनें कर रही हैं। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब जो है बहुत बड़े पैमाने पे पूरे दुनिया में आ रही है। तो ये लोगों के काम के ऊपर, जितनी रोजगार लोगों को मिलेगा उसके ऊपर इसका बहुत बड़ा एक नेगेटिव असर जो है पड़ने वाला है। तो इससे लोगों को, वर्कर्स को प्रोटेक्ट करके, मजदूरों को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए सरकार को क्या करने की जरूरत है? क्या एक सोच शुरू हुई है हमारे देश में? बिल्कुल नहीं। तो लोगों को अलग तरह की स्किल चाहिए। जब इकोनॉमी इस तरह से चेंज हो जाती है तो लोगों को अलग तरह की स्किल चाहिए। ये स्किल उनको देने के लिए अलग कॉलेजों की जरूरत पड़ती है, वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होती है। लेकिन हमारी सरकार बोल रही है कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं। लेकिन एजुकेशन पॉलिसी तो है, लेकिन कॉलेजें कहाँ हैं, टीचर्स कहाँ हैं, उसके लिए सुविधाएं कहाँ हैं? ये बिल्कुल नहीं है। तो कितने आईटीआई हैं जो वोकेशनल एजुकेशन है, कितने आईटीआई हमारे? बहुत कम है। तो वोकेशनल एजुकेशन जो है अगले सालों में बहुत महत्वपूर्ण एक मुद्दा बन के शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में हमारे सामने आएगा। उसके लिए अभी से हमको भी वामपंथी दलों के अंदर ही इसकी एक चर्चा जो है हमको शुरू करने की जरूरत है, ताकि हम रेडी रहें। ये प्रॉब्लम जब आएगा कल, हम इसको फेस करने के लिए हम पॉलिटिकली भी और अलग तरीके से भी हम रेडी रहेंगे उसके लिए। ये मेरा मानना है। और कुछ सवाल दिख नहीं रहा है। मैं करीब 1 मिनट और वेट करता हूं। अगर सवाल ज्यादा फेसबुक चैट में नहीं है तो मैं स्लोली इसको बंद करता हूं। एक सवाल है संतोष ठाकुर से, जीएसटी से रेवेन्यू कम हुआ है तो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सरकार दो चीज कर सकती है। तो टैक्स तो बढ़ा नहीं सकती क्योंकि लोगों का हाल बहुत बुरा है। तो सरकार दो काम कर सकती है। एक काम सरकार ये कर सकती है कि बाजार से ज्यादा लोन सरकार ले और सरकार उस लोन को यूज करके खर्च करे अर्थव्यवस्था में। तो इसके वजह से सरकार की जो डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट जो हम बोलते हैं, वो बढ़ जाती है। कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरी दुनिया में बढ़ रही है, हमारा भी बढ़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या होता है कि सरकार हमारी जो है वो फिस्कल डेफिसिट बढ़ाने के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? क्योंकि उनको लगता है कि अगर एक देश में फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, तो विदेशी जो पूंजीपति जो भारत में निक्षेप करने के लिए आते हैं, निवेश करने के लिए आते हैं, उनको लगेगा कि ये सरकार जो है बहुत कर्ज लेने वाली सरकार है, बहुत फिस्कल डेफिसिट बढ़ा के रखा है इस सरकार ने। तो ये एक हमारे कैपिटल के लिए, हमारी पूंजी के लिए एक सेफ जगह नहीं है, ऐसा उनको लगेगा। तो उसके वजह से वो बहुत इनसिक्योर उनको फील होगा। उसके उसको उनकी जो फंड्स की जो सुरक्षा है, उसके बारे में उनको बहुत डाउट्स आएंगे। तो उसके वजह से
वो विदेशी पूंजीपति भारत में निवेश करने के लिए नहीं आएंगे। इसके वजह से हम हमारे फिस्कल डेफिसिट को बढ़ा के नहीं रखेंगे। ये हमारे सरकार का नव उदारवादी नीतियों के अंदर कांग्रेस जो है, बीजेपी एक साथ सोचती है इस मामले में, उनका मानना है। इसके वजह से बाजार से कर्ज लेके लोगों की सुविधा के लिए खर्च करना, ये सरकार या पिछली सरकार जो भी है वो तैयार नहीं हुई है। तो वो कर्ज का जो ऑप्शन है वो उन लोगों ने बंद कर दिया। दूसरा ऑप्शन सरकार का आपके पास अभी भी, कर्ज मत लीजिए। आपने रिजर्व बैंक को बोलिए कि आपके रिजर्व से या आपके नोटों की भंडार से हम थोड़ा पैसा ले रहे हैं। पूरे दुनिया में कर रही है, इसको मॉनिटाइजेशन ऑफ डेफिसिट बोलते हैं अर्थशास्त्री। तो ये मॉनिटाइजेशन ऑफ डेफिसिट करके रिजर्व बैंक से पैसा लेके भी सरकार खर्च कर सकती हैं। इससे किसी का कर्ज नहीं बढ़ेगा, फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ेगा। पूरी तरह पूरी सुरक्षा से सरकार ये काम कर सकती है, लेकिन इसके लिए भी ये सरकार आज तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ा एक, इसलिए हमारी सरकार, जो मैंने पहले बोला, जब पूरे दुनिया की सरकार जो है 40%, अगर 100 रुपया पैकेज में है तो 40 रुपया बजट से सीधा स्पेंडिंग कर रही है। वो कैसे कर रही है? या तो नोट प्रिंट कर रहा है, नहीं तो बाजार से लोन ले रहा है। और कैसे वो लोग कहाँ टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं? वहां पे भी टैक्स कम हुई है, वहां पे भी जीएसटी कम हुई है, वहां पे भी इनकम टैक्स कम हुआ है। लेकिन वो कैसे बढ़ा रहे हैं खर्च कैसे बढ़ा रहे हैं? या तो कर्ज लेके, नहीं तो उनके रिजर्व बैंक से पैसा लेके। यहां पे हमारी सरकार को भी वही करना पड़ेगा। और कोई बहुत नवीन तरीका जो है इसमें नहीं है, कोई नूतन तरीका इसमें नहीं है। एक ही है, या तो कर्ज या तो टैक्स, वो नहीं हो सकता, या तो कर्ज ले सकते हैं, या तो रिजर्व बैंक से लेना। तीन ही रास्ते हैं, एक रास्ता नहीं है। या तो कर्ज लीजिए, नहीं तो रिजर्व बैंक को बोलिए। दोनों काम के लिए ये सरकार आज तैयार नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि वो नव उदारवाद नीति जो है उस पर अटकी हुई है। उसको बदलने के लिए वो तैयार नहीं हुए। पूरे दुनिया में पूंजीपति सरकार ने सरकार को अर्थव्यवस्था में वापस लाया है, लेकिन भारत बोल रहा है हम सरकार को अर्थव्यवस्था में वापस नहीं लाएंगे। उसके बजाय हम ये करेंगे कि हम और प्राइवेटाइजेशन करेंगे, और लेबर लॉ रिफॉर्म लाएंगे, और डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। ये कौन सी नीति है? पूरी दुनिया की पूंजीपति सरकार भी ये काम नहीं कर रही है, ये सरकार ऐसा ऐसा कर रही है। इसलिए मैंने बोला ये किसान विरोधी, मजदूर विरोधी जो पूंजीपतियों की जो सरकार है, इसके खिलाफ बहुत बड़े आंदोलनों की जरूरत आज हमारे बीच में है। कॉमरेड्स, मुझे लगता है कि सवाल अभी ज्यादा नहीं आ रहे हैं, तो मैं ये भाषण अभी यहाँ पे खत्म करता हूँ। मैं महाराष्ट्र राज्य किसान सभा का बहुत शुक्रिया देना चाहता हूँ यहाँ पे कि आपने मुझे ये प्रोग्राम के लिए बुलाया। आशा करता हूँ कि आपको मैंने जो यहाँ बोला वो ठीक से समझ में आया। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, मुझे आशा रखता हूँ कि आपको मेरी बात आप तक पहुंच पाई। और मैंने ये भी कोशिश की कि थोड़े आंकड़े, थोड़े ग्राफ वगैरह दिखा के थोड़ा अलग से करें ये फेसबुक लाइव। मैं ये भी आशा रखता हूँ कि आप सभी ग्राफ ठीक से देख पाए। कुछ टेबल में प्रॉब्लम हुआ फॉन्ट का, मैं मानता हूँ, माफी चाहता हूँ, लेकिन बाकी आपको समझ में आया, आप देख सके ठीक से, आप सुन सके ठीक से, ऐसा मैं आशा रखता हूँ। फिर से आप सबको धन्यवाद। लाल सलाम।